वेलकम बैक टू निर्विरा क्लासेस। आई एम रविकांत जायसवाल। आज हम लोग टॉपिक को जो पढ़ेंगे वो हमारा चैप्टर 6 होगा, जो कि डील करता है प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट के बारे में। इस टॉपिक को समझने से पहले सबसे पहले हम लोग कुछ दो सेक्शन पे डिस्कस कर लेते हैं। इन सेक्शन को मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसके पहले का जो हम लोगों ने 167 वगैरह पढ़ा है, बहुत सारे सेक्शन, तो उसमें हम लोग बार बार जिक्र कर रहे थे 57 का और 309 का। हम लोग सीआरपीसी पढ़ रहे हैं, आप सब जानते हैं। तो सीआरपीसी में हम लोग एक एक करके सेक्शन जो जो इंपॉर्टेंट है उसको पहले पहले पढ़ते जा रहे हैं। उसके बाद जितने भी इंपॉर्टेंट आपके सेक्शन रहेंगे उन सबको वन बाय वन करके कवर किया जाएगा। आप लोग को परेशान होने की जरूरत नहीं है कि सर एक बार ऐसा सेक्शन पढ़ा रहे हैं, एक बार फिर स्किप कर जा रहे हैं। तो कोई भी सेक्शन आपका स्किप नहीं होगा, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सीआरपीसी का सेक्शन 309, जो डील करता है पावर टू पोस्टपोन एंड एडजर्नमेंट ऑफ प्रोसीडिंग। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जैसे कि हम लोग एफआईआर कराते हैं, उसके बाद क्या होता है, चार्जशीट दाखिल होता है। चार्जशीट दाखिल कौन करता है? वो स्टेशन मतलब पुलिस का जो एसआई होता है या फिर जो सुपीरियर ऑफिसर होता है, वो चार्जशीट कलेक्ट करके उसको कहाँ पर पेश करता है? मजिस्ट्रेट के पास। मजिस्ट्रेट के पास जब चार्जशीट जाता है तो वो क्या करता है, उस पर एविडेंस के लिए ट्रायल करना शुरू कर देता है। मतलब हर डेट पे कंटिन्यू वो चलता रहता है जब तक कि साक्ष्य को अपने पास बुला बुला कर या फिर एविडेंस प्रॉपर कलेक्ट नहीं होता। और ये तब तक प्रतिदिन चलता रहता है जब तक कि यह केस समाप्त न हो जाए। ठीक है, तो यह 309 में ये बताया गया कि पावर टू पोस्टपोन और एडजर्न द प्रोसीडिंग। मतलब हम क्या कर सकते हैं, हम हर डेट पे एक एक करके हम लोग दिन पे बुलाएंगे, किसको? पर्सन को, पार्टीज को, दोनों पक्ष को, और हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे, एविडेंस को कलेक्ट करेंगे। और इसी के साथ अगर हमको लगता है कि हमको इसको पोस्टपोन कर देना चाहिए या फिर कुछ दिन बाद बुलाना चाहिए, तो ऐसे में आपको रीजन लिखना होगा कि आप पोस्टपोन क्यों किए हैं। अदरवाइज नियम यह है कि आपका प्रतिदिन ट्रायल चलेगा। ठीक है, आज हुआ, फिर कल बुलाया जाएगा, फिर परसों बुलाया जाएगा। अगर आप कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर रहे हैं तो आपको रीजन वहां पे मेंशन करना होगा। यह 309 बताया गया था। और 57 में यह बताया गया है, 57 बस ये बताया गया है, पर्सन अरेस्टेड नॉट टू बी डिटेन मोर देन 24 आवर। अगर आप किसी भी बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं तो आप उसको 24 घंटे से अंदर, 24 घंटे ज्यादा अपने पास नहीं रख सकते हैं। अगर आप रखते हैं या फिर 24 घंटे तक भी रखते हैं तो आपको अगले दिन जाकर किसी न किसी मजिस्ट्रेट के पास उसको ले जाकर पेश करना होगा। मजिस्ट्रेट के पास पेश करना जरूरी है, भले उसकी जमानत हो गई या नहीं हो गई हो, उसको आपको ले जाकर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया करना पड़ेगा। सेक्शन 57 में ये बताया गया है, पर्सन अरेस्टेड नॉट टू बी डिटेन्ड मोर देन 24 आवर्स। ठीक है, अब हम लोग इसके डिस्कस करेंगे चैप्टर 6 में, सी में, प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट। अब देखिए ये एक नया चैप्टर है, इसमें हम लोग को पढ़ना है सेक्शन 82, सेक्शन 83, सेक्शन 84, सेक्शन 85, सेक्शन 86। सेक्शन 82 जो डील करता है प्रोक्लेमेशन ऑफ पर्सन एब्सकॉन्डिंग। मतलब जो फरार व्यक्ति होता है, मतलब जिससे को हम लोग समन करके बुला रहे हैं फिर भी वो वापस नहीं आ रहा है, कोर्ट में उपस्थित नहीं हो रहा है, ऐसे लोगों को हम लोग फरार व्यक्ति कहते हैं। तो उसके लिए जो उद्घोषणा, उसके लिए जो लेटर इशू होता है, 82 में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। 83 में डिस्कस करेंगे अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन एब्सकॉन्डिंग। मतलब जो पर्सन को बुलाया जा रहा है वो आ नहीं रहा है, भगौड़ा घोषित हो गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसके प्रॉपर्टी को सीज कर देंगे, उसके प्रॉपर्टी को कुर्की कर देंगे। 83 में बताया गया है। 84 में क्या बताया गया है, क्लेम एंड ऑब्जेक्शन टू अटैचमेंट। मतलब आप किसी प्रकार का क्लेम करेंगे, जो भी आपका संपत्ति को, प्रॉपर्टी को कुर्की किया गया है, तो उसमें आप क्लेम कर सकते हैं। सेक्शन 85 में कोर्ट के पास पावर होता है कि वो आपकी प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है, रीसेल कर सकता है, रिस्टोरेशन कर सकता है या अटैच कर सकता है आपके प्रॉपर्टी को। सेक्शन 86 में अगर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है, मतलब रिस्टोरेशन करने के लिए, आपका संपत्ति का कुर्की हो गया, आप जाते हैं ना उसको छुड़वाने के लिए कि सर हमारी संपत्ति कुर्की हो गया है, हमको इसको फ्री कर दीजिए, ठीक है, कुर्की से हटा दीजिए। तो ऐसे कंडीशन में आप यहाँ पे अपील कर सकते हैं सेक्शन 86 के बारे में। अब हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं एक एक सेक्शन के बारे में। देखिए अब सेक्शन 82, सीआरपीसी का सेक्शन 82 क्या कहता है, प्रोक्लेमेशन फॉर पर्सन एब्सकॉन्डिंग। एब्सकॉन्ड को कहते हैं फरार। ठीक है, प्रोक्लेमेशन फॉर पर्सन एब्सकॉन्डिंग। प्रोक्लेमेशन मतलब उद्घोषणा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कहा गया है कि जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि सबसे पहले क्या होता है, एफआईआर होता है। एफआईआर होता है तो क्या होता है, पुलिस जांच करती है, जांच करती है, दोषी पाया जाता है, जांच से लगता है तो कोर्ट, मजिस्ट्रेट क्या करती है, कोर्ट के थ्रू उनको बुलाती है। देखिए मैंने लिखा है कॉल। सीआरपीसी का सेक्शन हम लोग 82 पढ़ रहे हैं, और जो कि डील करता है प्रोक्लेमेशन फॉर पर्सन एब्सकॉन्डिंग। ठीक है, बुलाया गया, कॉल। किसने बुलाया, कोर्ट ने बुलाया। कोर्ट ने बुलाया कि भाई आ जाओ मेरे पास, कुछ बातें कर लेते हैं।
तो इसमें क्या हुआ, हमारे पास समन आया, मैं जा नहीं रहा हूं, शायद उसने कोई डायलॉग सुन लिया होगा कि बुलाती है मगर जाने का नहीं, मतलब कोर्ट ने मुजरिम को बुलाया, आरोपी को बुलाया, मुजरिम वो नहीं कर सकते क्योंकि अभी एविडेंस प्रूफ नहीं हुआ है, ठीक है। हम लोग उसको बुला रहे हैं कि भाई अपने आओ, आप हमसे बातें करो, ठीक है, हम लोग देखा जाए कि क्या चीजें हुआ है, क्या क्राइम हुआ है, आपका इसमें क्या कहना है। तो वो डायलॉग बोलता है क्या कि बुलाती है मगर जाने का नहीं। कोर्ट ने बुलाया और इन्होंने मान लिया, बोले भाई हम नहीं जाएंगे। अब क्या करेगा कोर्ट, देखेगा यार बुला रहा हूं आ नहीं रहा है, बुला रहा हूं आ नहीं रहा है, कहीं ना कहीं यह हमसे बचने की कोशिश कर रहा है। अब देखिए इस कंडीशन में क्या होगा, कोर्ट क्या करेगा, उनको समन भेजेगा, उनके एड्रेस पे समन भेजेगा। समन मतलब बुलावा, गाना सुना ही होगा आप लोगों ने, चलो बुलावा आया है, कोर्ट में मजिस्ट्रेट ने बुलाया है, तो वही होगा। जब बुलाती है मगर जाने का नहीं का डायलॉग मारता है तो कोर्ट भी क्या बोलता है, बुलावा भेजता है। इसको कहते हैं समन। मतलब समन भेजा गया कि वो एक पर्टिकुलर डेट पर आकर अपनी बातों को कहें और कोर्ट की बातों को सुने। समन भेजा गया, फिर भी क्या हुआ, फिर भी इन्होंने इग्नोर कर दिया, गए नहीं। अब क्या हुआ, ये कहीं ना कहीं से कोर्ट को लगा कि यार हर तरीके से ये बच रहे हैं, यह व्यक्ति सही आदमी नहीं लग रहा है, ठीक है, इग्नोर कर रहा है, बुलाने पे नहीं आ रहा है, समन भेजा गया नहीं आ रहा है। अब क्या करेगा कोर्ट, कोर्ट के पास अगला ऑप्शन है वारंट। कोर्ट सर्च वारंट जारी करेगा, ठीक है, कि कहीं भी मिले उसको गिरफ्तार करो। गिरफ्तार करने के लिए प्रोसेस चालू हो जाएगा। पता चला पूरा प्रोसेस चल रहा है, जब उसके घर जाया जा रहा है तब तक वह गायब रह रहा है, कभी रिलेटिव के यहाँ चला गया है, हो सकता है फ्रेंड के यहाँ चला गया हो। तो वारंट इशू करने के बाद भी अगर वो पर्सन नहीं आता है तो यहाँ के बाद जो प्रक्रिया स्टार्ट होती है वो इस सेक्शन का पार्ट है, सेक्शन 82। क्यों, क्या इसमें पार्ट है, क्योंकि देखिए इसमें हो क्या रहा है, कॉल किया गया नहीं आया, समन भेजा गया नहीं आया, वारंट इशू किया गया नहीं आया। अब कोर्ट क्या करेगा, प्रोक्लेमेशन भेजेगा। प्रोक्लेमेशन भेजेगा, अगर हमको मान लीजिए आज कोई भी डेट है, अगर हमको बुलाना है तो हम जिस डेट पे बुलाना है उस डेट से 30 डे बिफोर प्रोक्लेमेशन भेजेंगे। याद रखिएगा, उसके पास भी मौका होना चाहिए आने के लिए। मान लीजिए हो सकता है वो बाहर गया हो, विदेश गया हो, कहीं भी गया हो, तो उसके पास भी पर्याप्त समय होना चाहिए। तो हम जब भी जिस भी डेट पे उसको बुलाना चाहते हैं, उस आरोपी को बुलाना चाहते हैं, उस डेट से 30 डे बिफोर प्रोक्लेमेशन इशू करना होता है। अब देखिए प्रोक्लेमेशन में क्या होता है, प्रोक्लेमेशन हम लोग जाते हैं कि मतलब उसको संज्ञान में डाला जाए, ठीक है, इसके लिए हम लोग नोटिस जारी करते हैं, उसके घर पे देते हैं, उसके ऑफिस में देते हैं, साथ ही साथ ऐसे ऐसे एरिया में हम लोग उसको चिपका देते हैं, ऐसे ऐसे एरिया में हम लोग उसको पेस्ट कर देते हैं जहां पे उसका आना जाना लगा हो, ठीक है। अगर हमको सुनने में आया कि हाँ फला व्यक्ति इलाहाबाद बहुत जाता है, ठीक है, इलाहाबाद में वो दारागंज पे बहुत रुकता है, तो जाके दारागंज पे चिपका दिया गया, अनाउंस करवाया गया उसके मोहल्ले में, उसके फ्रेंड सर्किल के एरिया में, जहां जहां उसका आवागमन था वहां वहां पे प्रोक्लेमेशन का नोटिस गवर्नमेंट की चिपका दी गई। अब क्या हुआ, ताकि वो पढ़ के उस तारीख को हाजिर हो सके। उस प्रोक्लेमेशन में लिखा रहता है कि आप कितने दिन के अंतर्गत जितना जल्दी से जल्दी पॉसिबल हो कोर्ट में हाजिर होइए। प्रोक्लेमेशन भेजा गया, उसके बाद भी वो पढ़कर इग्नोर कर दिया। अब देखिए जरूरी नहीं है कि वो प्रोक्लेमेशन को देख ही लिया हो सकता है कि कुछ ऐसे सिचुएशन हो सकता है कुछ ऐसे सिचुएशन हो सकता है कि वह कोई ऐसी जगह पर हो जिसके उसके संज्ञान में वो नोटिस ना आ पाया हो। यह भी तो हो सकता है भाई, दो चीजें हो सकती है, या वो इस चीज को जान रहा है कि उसको कोर्ट में बुलाया जा रहा है, वह बचने की कोशिश कर रहा है। दूसरी यह चीज हो सकती है कि वह नहीं जान रहा हो, वह कोई कहीं ऐसे जगह घूमने गया हो, बाय डिफॉल्ट उसका एक्सीडेंट हो गया हो, कहीं हॉस्पिटलाइज हो, उसके संज्ञान में ना आ रहा हो, उसके पास मोबाइल फोन ना हो, तो कई सारे रीजन हो सकते हैं। तो इसीलिए कोर्ट उनके पास डायरेक्ट उनके ऊपर अटैक नहीं करती है, सबसे पहले उनको कॉल करती है, फिर समन भेजती है, वारंट भेजती है, प्रोक्लेमेशन भेजती है, उद्घोषणा करवाती है, अनाउंसमेंट करवाती है, हर जगह जो है उनके लिए सर्च वारंट का प्रोक्लेमेशन को चस्पाती है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद देखिए इसमें दो चीजें हैं। प्रोक्लेमेशन लेटर इशू करने के बाद क्या होता है कि अब उनको लगता है कि यार ये तो प्रोक्लेमेशन लेटर भेजने के बाद भी अभी तक नहीं आया। इनके पास अगर लगता है कि अगर इनके पास जो सेक्शन चल रहा है, इनके ऊपर जो सेक्शन लगा है, देखिए प्रोक्लेमेशन लेटर तक भेजा गया, अब देखिए इस पे क्या एक्शन लगेगा। अब कोर्ट क्या करेगी, अब कोर्ट आगे का तो एक्शन लेगी, वो हम लोग आगे बताएंगे, लेकिन इस पे ध्यान लीजिए कि एक और लेटर भेज सकती है। वो हो सकता है, देखिए प्रोक्लेमेशन 2 टाइप्स का होता है, प्रोक्लेम पर्सन एंड प्रोक्लेम ऑफेंडर।
तो नॉर्मली अगर नहीं आया तो प्रोक्लेम पर्सन अगर किसी सेक्शन के तहत उसके ऊपर कोई भी आरोप लगा हुआ है, प्रोक्लेम ऑफेंडर का लेटर कब भेजेंगे हम, जब आईपीसी के इतने सेक्शन, देखिए सब सेक्शन 4 में कहा गया है, सीआरपीसी के सेक्शन 82 के सब सेक्शन 4 में बताया गया है, कोर्ट विल डिक्लेयर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, कोर्ट जो है उस पर्टिकुलर व्यक्ति को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर मतलब भगोड़ा तब घोषित करेगी जब इस फॉलोइंग सेक्शन के अंतर्गत, जब इस आईपीसी का ये जो फॉलोइंग सेक्शन है इसके अंतर्गत कोई केस उसके ऊपर बन रहा हो। जैसे आईपीसी का सेक्शन 302, 304, 364, 367, 382, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 402, 436, 449, 459, 460, अगर इस सेक्शन के तहत कोई भी केस उनके पर बन रहा है तो उनको भगोड़ा घोषित कर दिया जाएगा, मतलब उनके खिलाफ भगोड़ा का लेटर दिखाया जाएगा कि मतलब इनको कहीं पे भी हो सर्च एंड वारंट, मतलब लुकआउट नोटिस भी कहा जाता है कि इनको घोषित कर दिया जाएगा, इनको कहीं पे भी मिले इनको गिरफ्तार कर लिया जाए, घोषित किया जाए कि ये बाहर कहीं भी जा ना सके। तो ये आपका बताया गया है सीआरपीसी के सेक्शन 82 में। अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं सेक्शन 83 जो डील करता है अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्सन एब्सकॉन्डिंग। सेक्शन 83 का डिस्कस करते हैं, इसीलिए हम लोग इसको हाईलाइट कर देते हैं। अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन एब्सकॉन्डिंग, जो भी व्यक्ति फरार हो गया, भगोड़ा हो गया, हम लोग क्या करेंगे, अब कोर्ट उसके प्रॉपर्टी को कुर्की करेगी, सीज कर देगी, कुर्की करेगी। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें उसकी जो भी प्रॉपर्टी होती है चाहे मूवेबल हो चाहे नॉन मूवेबल हो, ठीक है, चाहे फिक्स्ड हो चाहे मूवेबल हो, उसको क्या करेगी, कुर्की कर देगी, उस पर अपना ताला लगा देगी। और उसमें देखिए क्या होता है, इसी कुर्की को कहते हैं हम लोग अटैचमेंट। कितने समय के लिए किया जाता है कुर्की को, 6 मंथ के लिए किया जाता है कि भाई अगर इसमें क्या होगा, अब आप इसको यूज नहीं करेंगे, आप इसको सेल का जो आपके पास पावर है, अपने प्रॉपर्टी को सेल करने का जो एलिनेशन है वो समाप्त हो जाएगा। जब कोर्ट कुर्की कर देगी तो उस प्रॉपर्टी को सेल करने का पावर आपका समाप्त हो जाएगा। ऑनर आप ही हैं लेकिन पावर सेल करने का समाप्त हो जाएगा, प्लस उस प्रॉपर्टी से जो आप रेवेन्यू अर्न करते थे वो समाप्त हो जाएगा। मान लीजिए उसमें किराएदार हैं तो उसमें जो किराया वसूल होता था वो आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक है। अगर किराया वसूल हो रहा है तो गवर्नमेंट उसको अपने पास रखेगी। दूसरी बात, जिस प्रॉपर्टी को कोर्ट ने सीज किया है, जिस प्रॉपर्टी को कोर्ट ने कुर्की किया है, उसको मेंटेनेंस का जो भी खर्चा लगता है, ठीक है, वो आपके प्रॉपर्टी से ही उसको रिलाइज करके दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि कोर्ट अपने जेब से खर्चा करेगी। आपके मकान में मान लीजिए कोई हिस्सा गिर रहा है तो कोर्ट आपके प्रॉपर्टी से ही जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है या फिर जो उसमें रेंट होल्डर रहे हैं उन्हीं पैसे को उसमें यूज करके उसको बनाएगा, उसको मेंटेन रखे रहेगा, या फिर कुछ हिस्सा बेच कर भी कर सकता है। अब देखिए 6 महीने हो जाते हैं फिर भी आप आते नहीं है अपने संपत्ति को देखने के लिए, अपने कुर्की हुए प्रॉपर्टी को देख रेख करने के लिए, उसके बारे में जानने के लिए। इफ यू आस्क टू रिलीज योर प्रॉपर्टी विद इन 6 मंथ, अगर आप 6 महीने के अंतर्गत हाजिर हो जाते हैं कि सर मैं हाजिर हो गया हूं, कुछ ऐसे रीजन थे, मुझे कोरोना वायरस हो गया था, मुझे क्वारंटाइन कर दिया गया था, मुझे इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं था, तो ऐसे केस में क्या होगा, कोर्ट को लगता है कि हाँ भाई बात जेन्युइन है तो जो भी प्रोसेस होगा आपका बातों को सुना जाएगा, ठीक है। आपको बोला जाएगा कि भाई आप क्लेम कर दीजिए, आपके इस प्रोसेस के लिए आप इसमें पूरा अपना स्टेटमेंट लिख दीजिए, क्या क्या रीजन था, सारी चीजें करके, तब तो ओके है। लेकिन प्रॉपर्टी विल बी सेल, अगर 6 मंथ के अंतर्गत एक्यूज हाजिर नहीं होता है कोर्ट में तो क्या होगा, अटैचमेंट, जिस प्रॉपर्टी को अटैचमेंट किया गया है उस प्रॉपर्टी को सेल कर दिया जाएगा, और उस प्रॉपर्टी को सेल करने के बाद जितना भी पैसा हमारे पास वसूल होगा वह कोर्ट अपने पास रखेगी। कब तक, टिल 2 ईयर, 2 साल तक कोर्ट अपने पास रखेगी, सो दैट एक्यूज में प्रेजेंट विद इन दिस टाइम, ताकि वो जो एक्यूज है वह उस 2 साल के अंतर्गत कोर्ट में हाजिर हो जाए, ताकि अपने प्रॉपर्टी को खोजते खोजते हाजिर हो जाए जब उसको पता चल सके। तो देखिए 6 मंथ तक अटैचमेंट रखेंगे, 6 मंथ तक वेट करने के बाद भी अगर वो एक्यूज नहीं आया, हम लोग इंतजार करते रह गए, तो हम लोग उसके प्रॉपर्टी को सेल कर देंगे, उससे जो इनकम होगा उसको हम लोग कोर्ट अपने पास 2 साल तक रखेगी, इंतजार करेगी कि वो कहीं ना कहीं अपने प्रॉपर्टी के लिए हो सकता है हाजिर हो। अब देखिए इसमें क्या है, मैंने बताया मेंटेनेंस का जो भी होगा उसको उसी के प्रॉपर्टी से जो रेवेन्यू होगा उसी से काम चलाया जाएगा, मेंटेनेंस किया जाएगा। अगर
उस प्रॉपर्टी में एचयूएफ जैसी कंडीशन है, हिंदू अनडिविडेड फैमिली है, इसमें कई लोगों का हिस्सेदारी है, ऐसे कंडीशन में कोर्ट क्या करता है, ऐसे कंडीशन में कोर्ट रिसीवर को अपॉइंट करता है। रिसीवर जाता है और देखता है कि उस पर्टिकुलर, जैसे ए बी सी 3 लोग की उसमें हिस्सेदारी है, तो उस पर्टिकुलर ए पर्सन की कितनी हिस्सेदारी है, उस हिस्सेदारी को कुर्की करता है, उस हिस्सेदारी को जब्त कर लेता है और बेचता है। इसके लिए कौन अपॉइंटमेंट होता है, रिसीवर अपॉइंट होता है, वही उसका लेन देन सारा चीजें अपने पास रखता है। तो ये सारी चीजें आपको बताई गई है सेक्शन 83 में। अब हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 84 में, जो डील करता है क्लेम एंड ऑब्जेक्शन टू अटैचमेंट। सेक्शन 84 में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। 84 को भी हम लोग ब्रैकेट में कर देते हैं, ठीक है। 83 को हम लोग रब कर देते हैं। अब देखिए सेक्शन 84 में क्या है, क्लेम एंड ऑब्जेक्शन। देखिए 2 वर्ड लिखा हुआ है, एक क्लेम एंड ऑब्जेक्शन टू अटैचमेंट। अब क्लेम एंड ऑब्जेक्शन कौन कर सकता है, मान लीजिए मेरे पास एक प्रॉपर्टी है कनॉट प्लेस में, मेरे पास दिल्ली के कनॉट प्लेस में एक प्रॉपर्टी है, मैंने उस प्रॉपर्टी को 5 करोड़ रुपए में आपको बेच दिया, लेकिन मैंने 5 करोड़ में बेचा, आपने मुझे पैसा दिया, मैंने आपके नाम पे रजिस्ट्रेशन भी करा दिया। अब क्या हुआ, मैंने आपसे एक समझौता किया कि भाई एक कंडीशन है, प्रॉपर्टी तो आज से तेरी हो गई है, लेकिन उसमें जो मेरा कुछ सामान रखा हुआ है उसको निकालने के लिए मुझे 2-3 महीने का समय चाहिए, ठीक है। अभी मैं तुरंत शिफ्ट नहीं हो सकता, कुछ सामान उसमें रखे हुए हैं, उसी में उसको रहने दो, प्रॉपर्टी तो भाई तेरी हो गई है। तो इसमें क्या होता है, अब देखिए मैंने अपनी प्रॉपर्टी को बेच दिया है 5 करोड़ रुपए में, पैसा भी मुझे मिल गया है। अब मैंने उससे 4 महीने का समय ले लिया है कि भाई मेरा जो सामान रखा है मैं धीरे धीरे निकालूंगा। अब इसी दौरान मैं कोई क्राइम कर देता हूं और फरार हो जाता हूं, मुझे समन भेजा जाता है, मैं नहीं जाता हूं, मुझे वारंट भेजा जाता है, मैं नहीं जाता हूं, मुझे प्रोक्लेमेशन लेटर भेजा गया, ठीक है, नहीं गया। उसके बाद क्या किया, कोर्ट ने हमारे उस प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया, जिस प्रॉपर्टी को मैंने सेल कर दिया है उसको अटैच कर दिया, और अटैच करके उस पर अपना कब्जा बना लिया, मतलब पावर ऑफ अटॉर्नी अपने हाथ में एक तरह से रख लिया कि मतलब उसको अब सेल वेल नहीं किया सकता। लेकिन मैंने बोला कि भाई ये प्रॉपर्टी तो मैंने बेच दिया है, उसको लगा कि नहीं ये तो प्रॉपर्टी इसी का सामान रखा हुआ है, तो लेकिन रियल में क्या है, मैंने उसको बेच दिया है। तो आप क्या करेंगे, यहां पर मैंने आपको बेचा है, आप जाके कोर्ट में सिविल केस शूट कर देंगे, ठीक है। आप जाके सिविल कोर्ट में क्लेम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि सर वो कोई विवादित संपत्ति नहीं है, वह संपत्ति मेरी है, ठीक है, ये मेरा रजिस्ट्रेशन है, ये मेरे डॉक्यूमेंट है, तो इस पे हाथ ना लगाया जाए। तो इसीलिए बताया गया है सेक्शन 84 में कि अगर इस प्रकार का कोई केस आता है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं, किस कोर्ट में, सिविल कोर्ट में क्लेम कर सकते हैं। ये आपको बताया गया है सेक्शन 84 में। एंड ऑब्जेक्शन सेक्शन 85 देखिए क्या कर रहा है, रीसेल, सेल एंड रीस्टोरेशन। रीसेल, सेल एंड रीस्टोरेशन ऑफ अटैच्ड प्रॉपर्टी, मतलब अगर आप कोई भी चीज को अपने पास रखे हुए हैं, कोर्ट अपने पास रखा हुआ है, कोर्ट को लगेगा कि भाई आप तो हमारे पास आ नहीं रहे हैं, ठीक है, आपकी संपत्ति को कुर्की किया गया, आपकी संपत्ति को अटैच किया गया है, तो 6 महीने तक वेट करने के बाद जब आप नहीं आते हैं तो सेक्शन 85 के तहत, सीआरपीसी के सेक्शन 85 के तहत कोर्ट के पास यह पावर आ जाता है, वह आपकी प्रॉपर्टी को सेल कर सकती है और अटैच प्रॉपर्टी को बेच सकती है। उससे जो पैसा आएगा उसको अपने पास रख लेगी 2 साल के लिए। यह आपको 85 में बताया गया है। सेक्शन 86 में देखिए बताया गया है, अपील फ्रॉम ऑर्डर रिजेक्शन एप्लीकेशन फॉर रिस्टोरेशन ऑफ अटैच प्रॉपर्टी। अगर आप उस 6 महीने में पहुंच जाते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, कोर्ट में अपने रीजन को बताकर अपील कर सकते हैं, ठीक है, कि सर मैंने जो एप्लीकेशन लगाया था वो रिजेक्ट हो चुका था रिस्टोरेशन के लिए, मतलब जो प्रॉपर्टी हमारी अपने पास रख ली गई है या उसको सेल कर दी गई है उसको रिस्टोर करके मुझे दे दी जाए। इसके लिए आप अपील कर सकते हैं सेक्शन 86 के तहत, और या फिर रिवीजन कर सकते हैं सेक्शन 397 के तहत। ये आपका था पूरा प्रोक्लेमेशन से रिलेटेड सारे सेक्शन मैंने कवर कर दिए, 82, 83, 84, 85, 86। थैंक यू।